नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है टोटली बेस्ड है निफ्टी 50 के ऊपर, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। इंडियन स्टॉक मार्केट को जो है निफ्टी 50 रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। आने वाले टाइम में नेक्स्ट 5 महीने, 6 महीने या नेक्स्ट 1 साल में निफ्टी 50 में क्या हो सकता है, हम निफ्टी 50 को कहाँ देख रहे हैं, क्या निफ्टी में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है या निफ्टी नए हाइस की तरफ जाएगा, प्रीवियस हाई को क्रॉस करके एक अच्छी तेजी दिखाई दे रही है, ये सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और डेफिनेटली मैं जो भी डिस्कस करता हूँ वो चार्ट्स के साथ करता हूँ। मैं और किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करता, ना कोई न्यूज़ पे, ना सोशल मीडिया में जो चल रहा है, ना कोई एस्ट्रोलॉजी पे। आई ओनली बिलीव इन वॉट चार्ट्स आर सेइंग। उसके बाद अगर मैं गलत हो जाऊं तो ठीक है, मेरे अपने स्टॉप लॉसेस होते हैं, वो हिट होंगे, हम लॉस ले लेंगे। बट मेजोरिटी टाइम जो है हमारे प्रिडिक्शन चार्ट्स को देख के हम जो करते हैं वो सही होते हैं एंड वी मेक मनी इन द मार्केट। सो अभी फिलहाल निफ्टी पे डिस्कशन करते हैं। निफ्टी 50 को लेकर के मैं देख रहा हूँ बहुत नेगेटिव माहौल बना हुआ है सभी जगह पे। बहुत सारे मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, राइट, वो लोग उसको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली कंपेयर कर रहे हैं डाउ जोन्स से, यूरोपियन मार्केट से। बिकॉज अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डाउ जोन्स तो हाई पे हाई बना रहा था, अभी उसमें एक छोटा मोटा करेक्शन जैसा दिखना शुरू हुआ है। तो अल्टीमेटली हो यूँ रहा है कि लोगों को लग रहा है हमारा निफ्टी क्यों नया हाई नहीं बना रहा, हमारा निफ्टी क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इंडियन मार्केट में कुछ गड़बड़ है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, रीजन मुझे भी नहीं पता कि क्यों इंडियन मार्केट डाउ जोन्स से जो है कम चल रहा है। बट एक चीज को आपको समझना होगा कि हमारा जो इंडियन मार्केट है वो काफी साल तक इसने अमेरिकन मार्केट को, यूरोपियन मार्केट को आउट परफॉर्म किया है इंडियन मार्केट ने काफी साल तक। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कुछ साल इंडियन मार्केट जो है वो दूसरे मार्केट्स के मुकाबले कम चले। डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। और वैसे भी जब दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में अगर ज्यादा वैल्यू पिक दिखाई दे रही हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, तो जायज है कि वो अपना पैसा यहाँ पे लगाने की बजाय वहां लगाएंगे। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि एफआईआईज का वो फ्लो इंडिया में नहीं आ रहा है। इंडिया से पैसा धीरे धीरे करके वो निकाल रहे हैं और उस वजह से इंडियन मार्केट उतना स्पीड में नहीं भाग पा रहा है, क्योंकि जितना पैसा एफआईआई निकालते हैं उतना है, उससे थोड़ा ज्यादा डीआईआईज जो है वो इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली मार्केट जो है वो अटक गया है बीच में, राइट। ना वो पूरी तरह से गिर पा रहा है, ना वो पूरी तरह से भाग पा रहा है। ये सब रीजंस है। तो मेरा ये मानना है आने वाले कुछ टाइम तक इंडियन मार्केट में हमें तेजी दिखने मिल सकती है, लेकिन ये तेजी एक स्लो तेजी आपको देखने मिल सकती है। मतलब पहले की तरह जो हम एक फास्ट मूव्स देखते थे कि फटाफट इंडियन मार्केट जो है वो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स या दूसरे जो यूरोपियन और डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट जो है उनके सामने परसेंटेज वाइज ज्यादा चल जाते थे, वो शायद हमें हो सकता है 1-2 साल नहीं देखने मिले। इट इज वेरी पॉसिबल कि इंडियन मार्केट जो है वो नए हाइज भी बनाए, लेकिन हमारी जो बढ़ने की स्पीड है वो स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है। यानी कि जो ऑप्शन के ट्रेडर्स हैं उनको ध्यान रखना होगा, उनको बहुत ही सटीक, खास करके ऑप्शन बायर्स जो है उनको चार्ट रीडिंग में बहुत ही सटीक रहना होगा, ताकि वो ऑप्शन बाई करे और प्रीमियम डीके जो है उसकी मार उनको कम से कम लगे। ऐसी उनको स्ट्रेटेजीज फ्रेम आउट करनी पड़ेगी। और जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए भी राह आसान नहीं रहने वाली, बिकॉज मार्केट जो है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता। अभी भी आप देखिए 24,300-400 के लेवल से लेकर के जो 26,000 का लेवल है, इसमें काफी महीनों से मार्केट जो है टाइम बिता रहा है, राइट। ऊपर जाता है, वहां से वापस करेक्शन आता है, तो एक ही रेंज में जो मार्केट घूम रहा है। फिर भी ऑप्शन सेलर्स उतना अच्छे से नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि जब तक उनको समझ में आता है कि भाई मार्केट जो है वो बुलिश हुआ है और वो पुट सेल करते हैं, मार्केट में करेक्शन आना शुरू हो जाता है। और वैसे ही जब कॉल जो राइट कर रहे हैं या ऑप्शन सेलर्स जो कॉल राइट करना चाहते हैं, जब उनको लगता है मार्केट बेरिश हो गया, कॉल राइट करना चाहिए, मार्केट में एक अप ट्रेंड आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में ऑप्शन सेलर्स कमा पा रहा है, वो भी नहीं कमा पा रहा है। ऑप्शन सेलर्स को भी दिक्कत आ रही है इस मार्केट को प्रिडिक्ट करने में, बिकॉज कोई एक सस्टेनेबल लंबी जो ट्रेंड है वो पिछले 1 साल से हमें देखने नहीं मिल रही है। स्मार्ट ऑप्शन बायर फिर भी थोड़ा बहुत पैसा बना रहा है इस मार्केट में, स्मार्ट ऑप्शन बायर, राइट, जो बहुत स्ट्रिक्ट है अपने स्टॉप लॉसेस के साथ, अपने टारगेट के साथ, जिसका एक अपना फ्रेमवर्क है, अपना एक प्रोसेस है, अपना एक सिस्टम है, और वो उससे
स्टिक होकर के काम कर रहा है वो तो फिर भी थोड़ा बहुत बना रहा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए मार्केट में पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। फिर भी मेरा ये मानना है अगले 1 साल में निफ्टी जो है अपने आज जहाँ पे खड़ा है यहाँ से 15-1% प्लस जा सकता है। 30,000 तक के टारगेट हमें निफ्टी में देखने मिल सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें तभी वैलिड होती है जब निफ्टी अपने प्रीवियस टॉप के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। और निफ्टी का प्रीवियस टॉप क्या था? निफ्टी का प्रीवियस टॉप था कुछ 26,270 के आसपास, यानी 26,250 से 26,300 का ये लेवल था जहां निफ्टी ने टॉप बनाया था। इसके ऊपर हमें वीकली क्लोजिंग चाहिए, और इसके ऊपर जब निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर देता है तब हम बोल सकते हैं कि निफ्टी अब जो है वो 30,000 की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। ये 30,000 का फिगर कैसे आया वो सब मैं आपको आगे वीडियो में चार्ट्स पे ले जा करके बताऊंगा कि क्यों मुझे लग रहा है 30,000 निफ्टी जा सकता है एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन ऑब्वियस है जो प्रीवियस टॉप है उसको क्रॉस करके उसको ऊपर ट्रेड करेगा तब। अगर प्रीवियस टॉप को क्रॉस करके निफ्टी ट्रेड नहीं कर पाता है तो आपको इसी तरह का एक रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट देखने मिलेगा, बोरिंग मार्केट और कुछ महीने, एंड यू हैव टू बेयर विथ इट। इफ यू आर स्मार्ट इनफ यू कैन मेक सम मनी बाय ऑप्शन बाइंग और समथिंग। और अगर आप स्टॉक्स में पैसा लगा के पैसा बनाने का सोच रहे हैं इस टाइम पे, तो आपको बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, बहुत सही करेक्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे तो ही पैसा बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। हालांकि मेरा यह मानना है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है कि कोई भी इंसान जो है वो एकदम सटीक प्रिडिक्शन कर सके कि ये स्टॉक चलेंगे, उसने 10 स्टॉक लिए और उसमें से 8 चल गए, या ये सेक्टर चलेगा उसने 5-6 ETF लिए और उसमें से 80% ETF चल गए। ऐसा नहीं होने वाला है। आप जो भी डिसीजन लोगे कहीं ना कहीं तो मार लगनी है इस मार्केट में, क्योंकि आप 10 स्टॉक खरीदोगे तो आप देखोगे उनमें से 4-5 काम कर रहे हो और 4-5 काम नहीं कर रहे हैं, राइट। सो ये चीज होनी ही है इस मार्केट में। तो इस मार्केट में अगर आपको जीतना है तो जीतने का क्या तरीका है? तो तरीका नंबर 1 है स्टॉक्स बाइंग करना। यहाँ पे डिफिकल्ट है क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपने सेक्टर को भी सही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेक्टर चलेगा और मान लो वो सेक्टर चल भी गया, तब भी ये डिसीजन लेना मुश्किल होगा कि उस सेक्टर में कौन सा स्टॉक चलेगा। हो सकता है आपने सेक्टर सही आइडेंटिफाई किया, आपने उस सेक्टर के कुछ 1-2 स्टॉक सिलेक्ट किए कि ये मैं खरीदता हूँ, ये चलने चाहिए, और दूसरे उसी सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स चल गए, ये वाले कम चले। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ऐसे मार्केट में मेरी एडवाइस लोगों को यही रहती है, हालांकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूं नहीं, राइट। सो आपको जो डिसीजन लेना है वो तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से लोगे। मेरा व्यू मैं खाली बता सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ऐसे मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक जाने की बजाय आप सेक्टर स्पेसिफिक ETF पे फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सेक्टर स्पेसिफिक जो है वो कौन से सेक्टर्स हमें दिखते हैं कि चलने चाहिए, तो चार्ट्स खुद बोलते हैं। बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी बोल रहा है कि भाई मेरे में ज्यादा जान है कंपेयर टू निफ्टी ऑल्सो। तो बैंकिंग जो स्टॉक्स है या बैंकिंग जो सेक्टर है, बैंकिंग ETF जो है वो एक अच्छा बैट हो सकता है यहाँ पे। उसके अलावा ऐसे सेक्टर, देखिए 2 चीज होती है, एक जो ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है वो आगे भी करेगा ये माना जाता है, तो उसमें बैंकिंग सेक्टर आ गया। दूसरा ये होता है कि जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो गए या जो बहुत टाइम से चले नहीं है, तो आगे उनमें रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा है तो वहां पैसा लगाया जाता है। जो बीच मझधार में लटके हुए है ना, वहां पे पैसा लगा करके आप परेशानी होने वाले हो, क्योंकि वो ना ढंग से ऊपर जाएंगे, नीचे जरूर आ जाएंगे। तो जब मैं देखता हूं कि एक सेक्टर जो बहुत अच्छा दिख रहा है चार्ट्स पे, तो वो है बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग के जो ETFs हैं, लाइक बैंक निफ्टी के ETF हैं कई, उनमें काम किया जा सकता है। या जिनको अच्छी ऑप्शन बाइंग करने आती है या ऑप्शन स्प्रेड्स बनाने आते हैं, वो बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस हैं उनमें स्प्रेड बना करके काम कर सकते हैं। ये वीडियो उसके लिए नहीं है, स्ट्रेटेजीज के लिए कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी कैसे करनी है, इसलिए यहाँ पे मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा। दूसरा, जो सेक्टर काफी सालों से चला नहीं है और आगे अब जिसमें लग रहा है कि अच्छी चाल आ सकती है, मतलब मैं ये 2-3 साल के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो वो मुझे लगता है केमिकल सेक्टर। तो केमिकल सेक्टर का अभी तक तो कोई ETF है नहीं, लेकिन कोटक का ETF आने वाला है। मेरा कोई कोटक से लेना देना नहीं है, मैं कोई इसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, बट केमिकल सेक्टर पे स्पेसिफिक ETF सिर्फ कोटक ने लॉन्च किया है। 6 नवंबर को उसका NFO था और वो ETF बहुत जल्दी लिस्ट हो जाएगा तो हम उसमें ट्रेड कर पाएंगे। तो केमिकल सेक्टर जो है ना वो पिछले 2-3 साल से चला नहीं है। केमिकल के ज्यादातर स्टॉक्स अच्छे खासे टॉप से करेक्ट हो चुके हैं, आधे से भी नीचे भाव पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसे ही ग्लोबली इकोनॉमी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने की साइंस दिखाएगी, केमिकल सेक्टर जो है यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है लॉन्ग टर्म के लिए।
तो मुझे लगता है केमिकल सेक्टर जो है वो अच्छा काम कर सकता है, बैंकिंग सेक्टर अच्छा काम कर सकता है, कैपिटल मार्केट्स के जो सेक्टर है उनमें भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। और अगर कोई करेक्शन मिल जाता है निफ्टी में, मान लीजिए वापस निफ्टी कुछ यहाँ से 3-4% करेक्ट हो जाती है बिफोर क्रॉसिंग इट्स प्रीवियस टॉप, अगर कोई 3-4% का करेक्शन आता है और उस करेक्शन में अगर डिफेंस सेक्टर काफी गिर जाता है, तो डिफेंस सेक्टर आने वाले लगभग मेरे हिसाब से नॉट ओनली 3-4 ईयर्स बट नेक्स्ट 7-8 ईयर्स डिफेंस सेक्टर अच्छा कर सकता है। उसका रीजन है क्योंकि इंडिया के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इनकी प्लानिंग है पूरी पूरी कि इंडिया में डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाए जाएं। ऑलरेडी इंडिया में पहले जितने डिफेंस प्रोडक्ट्स बनते थे उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हो गई और बनाने लगी है, और इस काम को और बढ़ावा दिया जाएगा बिकॉज कुछ चीज़ें ना आपको कॉमन सेंस से उतनी होती है, राइट। मोदी जी ने कोई डिक्लेयर नहीं किया कि हम डिफेंस के प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, बट आप एक चीज़ देखिए कि इनकी एक आदत रही है हमेशा से, ये देखते हैं कि वर्ल्ड की जो बेस्ट इकोनॉमीज है, राइट, वो क्या कर रही है, वो जैसे कर रही है वैसे हमें भी करना चाहिए, और इन्होंने उसकी पूरी कोशिश की है। कितने सक्सेसफुल हुए कितने नहीं हुए वो एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने उसकी पूरी कोशिश की है। तो अमेरिका जो है उसने डिफेंस, सब जानते हैं कि डिफेंस के प्रोडक्ट्स बनाने में अमेरिका नंबर 1 है दुनिया में, और अमेरिका ने वो बना बना के बेच बेच के बहुत पैसा कमाया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हमारी जो करंट गवर्नमेंट है अगर ये कंटिन्यू रहती है तो आगे ये डिफेंस सेक्टर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाएगी, खुद के लिए तो बनाएगी बनाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हम घिरे हुए हैं कई कंट्रीज से, हमें भी और स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है डिफेंस प्रोडक्ट्स में, और बेच के जो कमाएगी वो अलग। तो डिफेंस सेक्टर जो है वो मुझे एक नया डार्क हॉर्स दिखाई देता है। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि डिफेंस सेक्टर सर ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, बट जब किसी सेक्टर में 10-20 साल की, मतलब 2 जनरेशन वाली, 10-20 साल वाली, 2 दशक वाली तेजी आने वाली होती है, तो पहले 2-3 साल में अगर वो डबल ट्रिपल भी हुआ है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है वो, ये दिस इज ओनली द बिगिनिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है डिफेंस सेक्टर आने वाले कई वर्षों तक जो है इंडिया में एक बहुत बड़ा सेक्टर, मेजर सेक्टर बन करके निकलेगा। तो इधर जो है अगेन मुझे लगता है बहुत अच्छा चलेगा। आईटी सेक्टर को लेकर के लोग बहुत नेगेटिव हैं। आईटी सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है कि पूरा आईटी सेक्टर कैसा काम करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक आईटी कंपनीज जो है इंडिया की वो अच्छा काम कर सकती है, और स्पेसिफिक कंपनीज का नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन जहां पे वैल्यू बाइंग है और जो कंपनीज थोड़ा बदलते हुए वक्त के साथ जो है सिर्फ सर्विस देने की बजाय अगर कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे भी आ जाती है, या एआई से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे भी आ जाती है, तो उनको एक्सपांशन मिलेगा, तो उनके शेयर यहाँ से 4-5 टाइम्स भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि इंडियन शेयर मार्केट जो है वो उतना बैड शेप में नहीं है जितना बैड शेप में लोगों ने अपने दिमाग में बिठा के रखा है, और बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव हो रखे हैं। ऐसी भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हमें प्रीवियस टॉप को क्रॉस करके ट्रेड करना है और फिर मार्केट अच्छा चलेगा। नो डाउट धीरे धीरे हमारा मार्केट जो है वो भी बड़ा हो रहा है, तो उसकी जो भागने की स्पीड है वो पहले जैसी नहीं रहेगी, धीरे धीरे वो स्पीड उसकी कम हो जाएगी। तो दैट वी हैव टू लर्न विद द टाइम। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट 10% पहले 2 महीने में भाग जाता था, तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो 4 महीने लेगा, या वो 3.5 महीने लेगा, वो 4.5 महीने लेगा। तो वो तो होना ही है, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जैसे जैसे निफ्टी एज ए इंडेक्स ग्रो करेगा, सेंसेक्स एज ए इंडेक्स ग्रो करेगा, इसकी ऊपर जाने की स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। लेकिन ऐसे कोई चिंता का कोई विषय नहीं है, ऐसे कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जब तक जो हमारे मेरे हिसाब से तो 24,000 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 24,000 से 24,500 का जो जोन है, वो जोन जब तक इंटैक्ट है तब तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 2 बार जो है निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। और लास्ट ईयर से जो अच्छा खासा करेक्शन आया था वहां पे भी 22,000 के आसपास सपोर्ट लेकर के निफ्टी निकल गए, उसके बाद के सारे करेक्शन 24,500 24,300 के आसपास एब्जॉर्ब हो गए। ओके, सो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेंथ भी दिखाता है मार्केट की। सो 30,000 का लेवल कैसे आ सकता है, चार्ट्स पे ऐसे क्या पैटर्न बन रहे हैं, क्यों मुझे इतना ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है, उल्टा मैं थोड़ा पॉजिटिव ही ज़्यादा हूँ, वो सब समझने के लिए आइए चार्ट्स देखते हैं, चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है आगे। आइए।
नमस्कार दोस्तों, ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। और बॉलिंजर बैंड के साथ मैं देखता हूँ, क्योंकि बॉलिंजर बैंड लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको काफ़ी एक्यूरेट चार्ट को रीड करने का लिए हेल्प करता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कहीं निफ्टी ने लास्ट ईयर टॉप बनाया था। तो ये जो टॉप बना था निफ्टी का, ये टॉप बना था निफ्टी का सितंबर 2024 में। उसके बाद निफ्टी में एक अच्छा खासा करेक्शन आया, राइट। फिर वापस निफ्टी ने एक अप ट्रेंड दिखाई, लेकिन अगेन वो अप ट्रेंड जो है वो प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, प्रीवियस टॉप को। वापस निफ्टी ने एक छोटा करेक्शन दिखाया यहाँ पे कहीं, और फिर निफ्टी वापस जो है ऊपर जाने की ट्राई कर रही है। ओके, सो बेसिकली हम ये जो मंथली चार्ट है इसको देख के बोल सकते हैं कि निफ्टी अपने प्रीवियस टॉप को जो है वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, बट उसको प्रॉपरली वो क्रॉस कर नहीं पा रहा है। मंथली चार्ट से ये पता चलता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मिडल बैंड जो है, मिडल बैंड के नीचे निफ्टी गया था एक महीना, और उसके बाद वहां से निफ्टी में कहीं ना कहीं बाइंग आ गई और निफ्टी अब मिडल बैंड से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। ओके, नाउ ग्लोबल मार्केट के साथ निफ्टी जो है वो काफी सालों से ग्लोबल मार्केट के कंपैरेटिवली निफ्टी आउट परफॉर्म करता था, इसलिए हमें आदत पड़ चुकी थी निफ्टी को फास्ट फास्ट भागते हुए देखने की। लेकिन इस बार निफ्टी जो है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, ग्लोबल मार्केट से हम पीछे, हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो निफ्टी में नेगेटिव हो रखे हैं। तो अभी इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो प्रीवियस टॉप बना था निफ्टी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस टॉप 26,250 270 के आसपास का इसने कुछ हाई बनाया था। वहां से ये जो करेक्शन आया निफ्टी में, ये ऑलमोस्ट 21,800 तक गया था, राइट। सो प्रैक्टिकली मैं बोलूँ तो समथिंग लाइक 4,000 पॉइंट्स का जो है इसमें निफ्टी में करेक्शन आया था। तो अब जो निफ्टी है वो मंथली चार्ट पे कहीं ना कहीं एक हमें कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न जो है बनते हुए दिख रहा है। लेकिन ये पैटर्न वैलिड तभी माना जाएगा जब निफ्टी अपने प्रीवियस टॉप को ब्रेक कर देगा। अगर मान लीजिए निफ्टी ने अपने प्रीवियस टॉप को ब्रेक कर दिया, तो फिर निफ्टी के नए टारगेट्स क्या बनेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी ने अगर अपने प्रीवियस टॉप को ब्रेक कर दिया, तो प्रीवियस टॉप से जो करेक्शन आया था वो 4,000 पॉइंट का आया था। तो 26,270 हम देख रहे हैं, वहां से अप्रोक्सीमेटली 4,000 पॉइंट्स जो है उसका हम और रैली देख सकते हैं। तो ये जो टारगेट निकल के आता है, ये अप्रोक्सीमेटली अगर मैं राउंड फिगर करूं तो 30,000 के आसपास आता है। यानी आज नहीं तो 2 महीने बाद जब भी निफ्टी अपना ये टॉप क्लियर करेगा, तो 30,000 के टारगेट के लिए हमें रेडी हो जाना है कि 15% की जो रैली है वो निफ्टी में आने वाली है। और अगर निफ्टी में 15% 16% की रैली आएगी, तो स्टॉक्स जो हैं, कई मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक, वो 40-50% भी चलेंगे। तो ये कहानी तो मंथली चार्ट से पता चलती है। अब हम वीकली चार्ट को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि भाई वीकली चार्ट जो है वो हमें क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो क्योंकि वीकली चार्ट से भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है उसका हमें पता चलता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड मतलब फॉर यू कैन से दैट नेक्स्ट 5-6 मंथ्स या 4 मंथ्स। और जबकि मंथली चार्ट जो है वो हमें 1 साल 1.5 साल तक की भी ट्रेंड बता देता है। तो ये अब आपके सामने वीकली चार्ट आ गया। अब वीकली चार्ट जो है वो क्या कहना चाहता है वो समझते हैं। तो आप देखिए, निफ्टी में जब ये करेक्शन आया था, निफ्टी ने जब यहाँ पे टॉप बनाया था लास्ट ईयर सितंबर पे, जब ये करेक्शन आया तो पहला बॉटम यहाँ कहीं बना था। फिर थोड़ा चलने के बाद दूसरा बॉटम उससे थोड़ा ऊपर बना, फिर थोड़ा चलने के बाद तीसरा बॉटम उससे भी थोड़ा ऊपर बना। तो ये तो क्लियर है कि बॉटम जो है वो हर बार जो है वो हायर बन रहे हैं, ठीक है। और प्रीवियस जो टॉप्स बने थे, जैसे कि ये वाला टॉप था, तो अनदर टॉप उससे हाई बना था, और इस बार का जो टॉप है वो उससे भी हाई बना है। ओके, सो अल्टीमेटली वीकली चार्ट पे आपको हायर लोस और हायर टॉप का पैटर्न जो है वो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट पे। और जब तक ये हायर लो हायर टॉप का पैटर्न बन रहा है, तब तक आप मान के चलिए कि देर इज अ गुड चांस कि निफ्टी जो है वो छोटा मोटा करेक्शन दे करके यहाँ से निकल सकता है। कैसे, वो समझते हैं क्या हो सकता है। तो ये जो निफ्टी में जिगजैग करेक्शन चल रहा है, राइट, ये कहीं ना कहीं मिडल बैंड या उससे पहले ही ये यहाँ से अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है। उसके बहुत बहुत ब्राइट चांसेस यहाँ पे बनते हैं। और वैसे भी जो निफ्टी का एक बेस जो क्रिएट हो रहा है ये,
राइट। ये बेस जब तक निफ्टी का नहीं जाता तब तक आपको निफ्टी में बेरिश होने का कोई रीजन नहीं बनता है। देखिए मैं यहाँ मिड कैप स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये चार्ट निफ्टी का है। जनरली निफ्टी चलता है तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स चलते हैं। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी चले और मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चला। तो आई वुड एडवाइस एवरीवन कि भाई सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं रहना चाहिए, आपको थोड़ा इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग भी करनी चाहिए अब, क्योंकि कहीं ना कहीं लार्ज कैप में भी बहुत वैल्यूएशंस हैं, जबकि स्मॉल कैप पिछले 3-4 साल में अच्छे खासे रनअप हो चुके हैं। तो ये ओवरऑल जो है निफ्टी को लेकर के मुझे समझ में आता है। मुझे कहीं कोई नेगेटिविटी इतनी दिख नहीं रही चार्ट्स पे। हो सकता है हम थोड़ी स्लो रैली देखेंगे निफ्टी में आने वाले टाइम पे, लेकिन जाने के मेजोरिटी चांसेस जो है वो ऊपर की तरफ है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।